हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, जो लेखन कला से रिलेटेड है। अब मैं आपको यायावर साम्राज्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह समझाऊंगा और आप इसे जब सुनेंगे ना, मुझे पूरा विश्वास है आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और आप कमेंट अच्छे से जरूर बताया कीजिए कमेंट करके। ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है, चाहे कोई कंपार्टमेंट वाला बच्चा हो या अभी नया आया हो 11वीं क्लास में, तो सबके लिए वीडियो वैल्यूबल है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यायावर साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कॉपी में जो नोट्स हैं उससे भी समझाऊंगा और आपको सपोर्ट से भी बताऊंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई बच्चे कंपार्टमेंट वाला देख रहा है ना, तो मैं उसे बोलूंगा कि आपके पास अगर सपोर्ट मटेरियल है हिंदी में इंग्लिश में, आप सुन लो, इंग्लिश में बना के लिख लेना। अगर आपके पास सपोर्टिव मटेरियल है तो उसमें जितने भी चैप्टर है 8 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर इसमें सोल्व किए हुए हैं। आप ये जरूर कर लो, आराम से पास हो जाओगे। और जो भी समरी दे रखी है इसको 5-5 6 पढ़ पढ़ के घोल के पी जाओ। अगर आप में सच में लगन है तो, और एमसीक्यू के सोल्व अगर आंसर निकाल सकते हो तो निकाल लो, पीछे आंसर दे दिया तो उससे मैच कर लो और मैप वगैरह कर लो, आप आराम से पास हो जाओ। चलो, अब बातें बहुत हो गई, अपना समझता हूँ इसलिए बातें कर लेता हूँ। अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखिए, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के क्या कारण थे। ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर एग्जाम में आ जाए चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी, आप बोलोगे कुशल घुड़सवार सेना थी उसके पास, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था उसके पास, मौसम की जानकारी थी उसके पास, घेराबंदी मतलब वो क्या करता था, अगर किसी इलाके पर अटैक करता था तो चारों ओर से उसे घेर के आराम से कब्जे में कर लेता। उसे घेराबंदी अच्छे से आती थी। उसे नाश्ता बमबारी की उसने शुरुआत कर दी, बम फेंक कर सामने वाले को गुमराह करके किस तरीके से हमला करके उसे अपने कंट्रोल में करना। हल्के जल उपस्करों का निर्माण मतलब जो हल्के हल्के जो उपस्कर होते हैं, जो औजार वगैरह होते हैं या जो बम वगैरह जिस चीज से वो हथियार वगैरह बनाते, तो उसमें हल्के हल्के थे और आराम से उसका प्रयोग करके सामने वाले पे अटैक कर सकता हूँ। तो ये उसकी सारी उपलब्धियां थी। और यही आप लिख देना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। और आप ये लिख देना कि यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से वो जितने भी सैनिक अभियान चलाता चला जा रहा था, कई इलाकों को जीतता चला जा रहा था, और ये उसकी सफलता का कारण रहा। क्योंकि ये समरी में है, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए आपके लिए मैं कॉपी के नोट्स भी लाया ताकि आपको वो भी दिखा सकूं, आप और अच्छे से स्टडी कर पाओ। फिर याद क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे, याद के महत्व की विवेचना कीजिए। तो आपको पता है याद क्या था, चंगेज खान ने ना कुछ संहिता बनाई थी, नियम बनाए थे कि उसकी पूरी की पूरी जो भी इसके अंतर्गत आती है पॉलिसी वगैरह या जो उसके नियंत्रण में आते हैं, जो पूरे देश को या पूरे इलाके को चलाना चाहते हैं, वो कैसे चलाए, उन नियमों को उसने याद बोला। यास प्रारंभिक स्वरूप में यसाक वह नियम संहिता थी। अगर आप शॉर्ट में लिख देंगे ना, यास चंगेज खान द्वारा बनाए गए नियम थे। टीचर कहेगा वाह क्या बात है, इसे पता है, ये बच्चा पढ़ता है, बाकी का तो पता नहीं। फिर आप ये लिखना, मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, आप ये लिखना कि चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में इसे लागू किया। तो यास नियम है, सबसे पहले चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में इसे लागू किया था। और इसके अंदर क्या था यास में, तो आप बताना, यास में अर्थ विधि मतलब किस प्रकार से कोई काम करना है, आज्ञप्ति और आदेश कि कौन किसका आदेश मानेगा, कौन कैसे नियम का पालन करेगा, ये हमें चंगेज खान ने अपने जिस नियमों के अंदर लिखा उसे यास कहा गया। और आखेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनिमय भी इसके अंदर बताए गए थे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक यास का बता दिया। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे जुड़ा हुआ कि इसके अर्थ में परिवर्तन आने की क्या कारण है, मतलब यास का नियम बदल कैसे गया, जो चंगेज खान ने बनाया था वो उसका मतलब बदल कैसे गया, और यास का फायदा क्या था। तो ये लिखा अर्थ में परिवर्तन के कारण कि इसका अर्थ क्यों बदल गया। एक तो 13वीं सदी,
के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन, क्योंकि इसने पूरे के पूरे मंगोलों को एकजुट कर रखा था। उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक, एक बड़ी बात, ये मंगोल जो पूरे के पूरे इलाके को कंट्रोल करके रखे हुए थे, खुद अल्पसंख्यक थे, इसलिए इसका मतलब धीरे धीरे बदलने लग गया। अपनी पहचान और विशेषता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा, और अलग अलग जो समुदाय इसमें जुड़ते थे उन्होंने बोला हम बताएंगे यास का क्या मतलब होता है, और अपनी अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने यास के नए नए मतलब निकालना शुरू कर दिए। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया गया, और अलग अलग जो संगठनों ने जो यास जो चंगेज खान के पूर्वज, चंगेज खान की जो आगे की पीढ़ी थी, पूर्वज तो नहीं आगे की जो पीढ़ी थी, उन्होंने कहा हमने जो नियम बनाया वो चंगेज खान के नियम है, तो उसके अनुसार उन्होंने फिर चंगेज खान का नाम लेकर अपने तरीके से उन यास के नियमों को फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस यास के नियम के फायदे क्या थे। देखो, इससे पूरा का पूरा जो चंगेज खान का जो मंगोलों का जो समुदाय था ना, वो एकीकृत रहा, सबको एक ही नियम मानने पड़े, एक दूसरे से निकटता साबित कर पाए। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान भी बरकरार रही। और यास के नियम का क्या फायदा हुआ? पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास। यास मतलब जो लोग हार गए थे ना, तो उन पर नियम आसानी से लगाए जा सके। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था, और वह विश्व व्यापी मंगोल राज्य की संरचना में सहायता, मतलब पूरे विश्व पर राज करने के लिए भी ना यास का नियम बड़ा महत्वपूर्ण था। समझ आ गया? फिर ये नेक्स्ट है, मंगोल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? आखिर ये मंगोल साम्राज्य खत्म क्यों हो गया? तो देखो, मंगोल साम्राज्य क्यों खत्म हो गया? उनकी संख्या बहुत कम थी, अल्पसंख्यक थे ना वो, वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, मतलब जैसे लिटरेट होते हैं ना, वैसे नहीं थे, मतलब एक तरह से गुस्से वाले बहुत ज्यादा थे, मतलब हमले बहुत ज्यादा करते थे, ऐसा कहा जाता है। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, मतलब आपसी विरोध बहुत ज्यादा था, और अपनी सभ्यता को जो विजित देश है ना, तो उनकी सभ्यता में मिलाना चाहते थे। और मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों का अपनाया जाना, इन्होंने अन्य धर्म अपना लिए, तो जिसकी वजह से ये और ज्यादा कमजोर हो गए। तो ये मेन 3 कारण थे मंगोल साम्राज्य के पतन के। फिर ये कह रहा है कि चंगेज खान कौन था? चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, इसका मूल्यांकन कीजिए। कौन था चंगेज खान? कहाँ का था ये? चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया, प्रारंभिक नाम तैमूजिन था। पहले आप इसको अलग अलग लाइन में लिख देना है, बोलना चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था, इसका शुरू का नाम तैमूजिन था। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमूका और नैमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तैमूजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। आप बना के लिख दो कि उसने जमूका को हराया था, नेमन को हराया था, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां बढ़ गई थी, उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया था, वो बहुत से इलाकों पर उसका नियंत्रण हो गया था, और इसलिए उसको चंगेज खान को समुद्री खान, सार्वभौम शासक के रूप में उपाधि मिली। मंगोलों ने उसको अपना महानायक घोषित कर दिया। समझ में आ गया? फिर यह है कि मूल्यांकन कीजिए। तो या चंगेज खान का, अब हम मूल्यांकन में भी लिख देंगे भाई चंगेज खान का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, अभी ये इसी के बारे में बता रहे कि मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान था चंगेज खान का। तो मूल्यांकन इन्होंने अभी नहीं करा, मूल्यांकन में तो आपको उसके अच्छा इसकी बुराई बतानी है। तो चंगेज खान और मंगोलों का विश्व में क्या इतिहास है? मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था, उसने सभी मंगोलों को संगठित किया था। चीन के जो लोग अत्याचार करते थे ना उस पर, उस शोषण से मुक्ति दिलवाई थी। पारवादीपीय साम्राज्य उसने बनाया था। व्यापार के रास्ते तथा बाजारों को उसने पुनर्स्थापित किया था, अच्छे अच्छे बाजार बनाए, अच्छे अच्छे रास्ते बना दिए, दोबारा से उसकी स्थापना करी। इसका शासन बहुजाति, बहुभाषी और बहुधार्मिक था, मतलब चंगेज खान में बहुत सारे धर्म के लोग थे, बहुत सारी भाषा बोलने वाले थे, और बहुत सारी जाति के थे। अब मंगोलिया, अब ना चंगेज खान का पूरा शासन तो नहीं रहा,
लेकिन अब मंगोलिया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। चंगेज खान को वो महानायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में मानते हैं, और आज भी उसको आराधना, मतलब उसकी पूजा एक तरीके से मतलब करते हैं, उसको मानते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। तो ये कह रहे यायावर लोग कौन होते हैं, तो आप सिंपल याद रख लो, यायावर लोग घुमक्कड़ को बोला जाता है, इनको बोला जाता है घुमक्कड़ जो होते हैं। ठीक है, और 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में हुई थी। ये यायावर लोग थे, पशुपालक होते हैं, शिकारी होते हैं, स्टेपी क्षेत्र के निवासी होते हैं, ऐसे बना बना के लिखते हैं। समझ में आ गई? मेन आप बताओगे घुमक्कड़ होते हैं। अच्छा, बर्बर किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछेगा बर्बर किसे कहते हैं, बोलेंगे ईरानी भाषा का शब्द बार बरोस से लिया गया है। इसका मतलब होता है जो गैर यूनानी लोग होते हैं। ठीक है, और आप ये बता देना बर्बर का मतलब ये होता है जो मतलब बिना सोच समझे काम कर देते हैं। जैसे बर्बर मतलब बड़बड़ाना एक तरीके से, जो बोलने सोचने में असमर्थ होते हैं, डकपोक होते हैं, उन्हें बर्बर कहा जाता है। फिर आपसे अगर ये पूछ ले कि मोंके कौन था, तो आप बता रहे मोंके जो था ना वो चंगेज खान का पोता था। उसने फ्रांस को ना, जो फ्रांस के उस समय राजा था ना लुई नोवा, उसको धमकी दी थी कि स्वर्ग में केवल एक ही शाश्वत आकाश है, मतलब इस तरीके से कहा था वो बुक में देखना। और उसने बोला कि ओए लुई नोवे, फ्रांस का तू भले ही राजा है, लेकिन हमारे मंगोल पर आक्रमण करने की मत सोच। देखो आपके पास एनसीईआरटी की जो बुक होगी ना, तो उसमें मैं आपको बता दूं, जैसे 2-3 जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना छोटे छोटे एक एक नंबर के, जैसे ये एक तो हरकारा पत्ती, आपको पता होना चाहिए हरकारा पत्ती। पता चंगेज खान की हरकारा पत्ती क्या थी? जैसे उसने क्या करता, चौंकियां बना रखी थी। क्या बना रखी थी? चौंकी। जैसे एक चौंकी है, एक चौंकी है, एक चौंकी है, तो यहाँ पर उसने घोड़े रख रखे, यहाँ पे घोड़े रख रखे, यहाँ पे घोड़े, तो ये घोड़े यहाँ पे सूचना लेके जाएंगे तो वहां पे पहले से घोड़े उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो फिर वो सूचना उस घोड़े को मिलेगी तो वो घोड़े आगे तक ले जाएंगे, उस पर व्यक्ति बैठा होगा। तो इसलिए हरकारा पत्ती फुर्तीली थी। क्यों? क्योंकि थोड़े समय में दूर दूर के इलाकों तक सूचना पहुंचाई जाती थी। सैनिक चौकियां जो बनी होती थी, बलवान घोड़े होते थे, उसमें घुड़सवार बहुत अच्छे होते थे, संदेशवाहक होते थे। इसलिए मान लो जैसे एक जगह से 10 जगह इंफॉर्मेशन भेजनी है तो हर जगह चौकियां बनी है, पोस्ट को बताएगा तो आगे घोड़े आगे चले जाएंगे। पर अब देखो, अब खुद सोचो, अब एक घोड़ा दौड़ दौड़ के यहाँ जा रहा है, वो थकेगा ना, तो फिर वो रुकेगा, फिर वो सूचना लेके जाएगा। तो उसने क्या करा, उस जगह पर जहां तक वो थक सकता है वहां एक और चौकी बना दी, वो घोड़े पे जो व्यक्ति बैठा है वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो आगे चला जाएगा, या वही व्यक्ति आगे चला जाएगा, क्योंकि घोड़ा थका है ना, आदमी थोड़ी थका है। एक तो ये अच्छे से करना, एक कुबकुर कर लेना, कुबकुर। देखो चंगेज खान ने ये नियम बनाया था कि मैं आपकी रक्षा तो करूंगा, लेकिन आप बदले में मुझे अपना 10वां हिस्सा दोगे, 10% दोगे, उसे कुबकुर बोला गया। ठीक है ना ये? तो अगर आपसे पूछेगा हरकारा पत्ती, तो आप बता देना संचार पद्धति थी, दूर दूर तक सूचना पहुंचाने का काम करती थी। और जितने भी पशु समूह में अपने घोड़े अथवा अन्य पशु को 10वां हिस्सा प्रदान करते थे उसे कुबकुर कहते थे। क्या कहते थे? कुबकुर। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। और एक ये पिक्चर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये है चंगेज खान, इसके 4 बेटे हैं। ठीक है, एक है जोची, दूसरा चगताई, क्योंकि एमसीक्यू में पूछेगा कौन सा बेटा नहीं है, चगताई, ओगो देई, और उसके बाद है तुलई, उसकी फोटो नहीं है। अब क्या है, इस जो ये जो जोची है, जोची, जोची का बेटा कौन है? बातू और बरके। तो इसका मतलब ये हुआ चंगेज खान के ये दोनों पोते हुए। ठीक है, और ये जो है ना ओगोदे, ओगोदे के बेटे का नाम क्या था? गोमुख। ठीक है, और जो उसका चौथा बेटा था ना, चौथा बेटा चंगेज खान का, तुलई, और तुलई जो है ना, तुलई, तुलई का बेटे का नाम क्या था? आरिफ बोके, हलाकू, कुबलाई और मोंके। सबसे फेमस ये मोंके था, इसने फ्रांस को धमकी दी थी। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए पूरा। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, डिटेल में होता है, हाँ, तो थोड़ा बहुत जो मुझसे
दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मंगोल कौन थे आप बताओगे? मंगोल विविध जन समुदाय का निकाय था, मतलब बहुत प्रकार के लोगों का ग्रुप था ये। कुछ मंगोल पशु पालते थे, कुछ शिकारी का मतलब काम करते थे, मतलब जानवरों को मार के उनका जीवन यापन लेना। कुछ जो पशु पालते थे घोड़े भेड़ वगैरह पालते थे, इस तरीके से बना बना के लेते। ठीक है ना। मंगोलों का यायावरीकरण कहाँ हुआ? तो मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया की चारणभूमि स्टेपेज में हुआ, जो आज मंगोलिया राज्य का भूभाग है। ठीक है। अगर तो पूछे ना यायावरीकरण कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? स्टेपेज में हुआ, और आज ये मंगोलिया का राज्य का हिस्सा है। इधर शिकारी संग्राहकों की जीविका के बारे में बताइए। जो मंगोल के जो लोग जो शिकारी का काम करते थे ना, संग्राहक, ये कैसे कमाते थे, कैसे जीवन यापन करते थे? आप बना के लिख दो कि बहुत गरीब होते थे, पशु का पालते थे, जो आसपास के किसान होते उन्हें जानवर दे दिया करते थे, बदले में उनसे अनाज वगैरह ले लिया करते थे। ठीक है। इस तरीके से जानवरों की खाल से व्यापार करते थे, उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। बना बना के लिख देना। तो मंगोल रहते कहाँ थे? मंगोल तंबुओं में रहते थे, जर्रों में निवास करते थे। शीतकाल निवास होता था तो नीचे, मतलब नीचे के इलाकों में आ जाते थे। घुमक्कड़ है ना, इधर से जाते रहते। ठीक है। ये तो आप पढ़ना चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं दिखा दिया खाली। और मंगोलों पर आने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी, मतलब कौन सी चीजों में दिक्कत करती थी? देखो, बार बार मौसम बदलते रहते थे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। और वो लूटपाट करते थे, उनकी जान का जाने का खतरा था, क्योंकि उनके खुद तो साधन था नहीं, इसलिए वो लूटपाट करते थे, इसलिए। और कभी घास के मैदान सूख जाते थे तो उनके पशु की मौत हो जाती थी, तो उनको भटकना पड़ता था। ठीक है। अब बाकी ये पढ़ना जो पढ़ लो। चंगेज खान की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? तो अटीला के बनाए प्रसंग के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही। जो अटीला था ना, वो इतना ज्यादा संगठित नहीं था जितना चंगेज खान की पॉलिटिकल सिस्टम पूरी स्टेबल थी। और सबसे बड़ी बात, जब चंगेज खान मर गया तब भी चंगेज खान का नियम चलते रहे, इसलिए उसकी स्थापना हम कहेंगे ज्यादा स्थायी थी। उसके पास स्थायित्व था, उसने बहुत से इलाकों को जीता था, बहुत से इलाकों से, मतलब उसके मरने के बाद उसके पोते थे ना, उन्होंने भी कई इलाकों पर अपना नियंत्रण बना रखा। ठीक है ना। मंगोलों के सामाजिक और राजनीतिक तौर तरीके बताओ। तो मंगोलों के सामाजिक और राजनीतिक तौर तरीके हमें बहुत अलग देखने को मिलते हैं। वो सामाजिक रूप से जो थे, वो आपको पता है कि इधर से उधर घूमते रहते थे समाज में। ठीक है। और उनको जैसे एक समाज में जैसे विवाह या बहुत सारे जो नियम कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, रहने के बिल्कुल वैसा उनका नहीं था। वो कभी इधर कभी उधर, और वस्तु विनिमय ज्यादातर वो करते थे, चीजों के बदले चीजें लेते थे। उनका यही था। आर्थिक रूप से अगर बात की जाए, पॉलिटिक्स सिस्टम हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है। और मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था, मैंने आपको ये भी ऑलरेडी शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि वो पशु के साथ ही ज्यादातर जीवन यापन करते थे, तो उसे बेच कर ही वो अपनी रोजी रोटी को कमाया करते थे, तो इसलिए उनके लिए व्यापार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। और वो फिर लूटते भी थे सामानों को भी, उनसे उनकी पूरे उन्हें हो नहीं पाते थे। चीन से लड़ाई होती थी और चीन के कई लोग उन पर अत्याचार करते थे, तो उसका भी उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था, तो लड़ाई वगैरह होती रहती थी। तो ये आप ऐसे ही पढ़ लेना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई थी? देखो, इसमें चीन की महान दीवार इसलिए बनाई गई थी क्योंकि वहां के जो चाइना के राजा थे वो तंग आ चुके थे, उनके बाबा लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो उसने अपने राजधानी को सुरक्षित करने के लिए 3वीं शताब्दी से पहले किलेबंदी बनाना शुरू कर दी, और वहां चीन की दीवार का निर्माण कर दिया गया, जिसे चीन की महान दीवार कहा गया। ठीक है। अब बाकी इतना बहुत है आज की वीडियो में। अगर आप इसमें से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको ये चैप्टर का दिखा देता हूँ। जब मृत्यु हो गई ना उसकी, तो किन चरणों में वो बट गया था। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत उसमें बता रहे हैं। तो चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य किन चरणों में विभाजित हुआ? तो वही ये जो समरी में है, यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि जब चंगेज खान मरा तो फिर क्या हुआ था। सैनिक अभियान, नोयान किसे कहते हैं? नोयान वे होते हैं जो नई सैनिक टुकड़ियों को कहते हैं, जो चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन थे। जब चंगेज खान था ना, उसने अपने बेटों को संपत्ति मतलब इलाके बांटे थे, तो उसने सेना भी बनाई थी, तो उसे नोयान कहा गया। तो वही लिखा है यहाँ पर।
उलूस का गठन किस प्रकार हुआ? चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों को शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ, इसी को उलूस कहा गया। जो नैने लाके वो जीत रहा था ना, तो अपने बेटों को अधिकार सत्ता चला जा रहा था, तो फिर उसको जो उसने गठन बनाया था उलूस कहा गया। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था, मतलब जो ने जमीनें दी थी ना वो सब, तो उलूस का मतलब निश्चित भूभाग नहीं था। तो जोची को कौन सा इलाका दिया, चगताई को कौन सा दिया, ओगोदे को कौन सा दिया, तुले को कौन सा दिया, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यू में काम आया। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन किसका बेटा है और कौन किसका पोता है। संचार प्रणाली मैंने आपको बता दी ना। देखो, या तो एग्जाम में हरकारा पत्ती बोलेगा, या तो हरकारा पद्धति बोलेगा या संचार बोलेगा। आपको हरकारा पत्ती के बारे में बता रहे कि फुर्तीले हरकारा पत्ती थी, दूर दूर के क्षेत्र तक सूचना जल्द से जल्द पहुंचाई जाती थी, बहुत बढ़िया घुड़सवार थे, संदेश बहुत एक्सपर्ट थे, और दूर दूर तक सूचना को पहुंचाना बहुत आसान था। बना बना के आप लिख देना। चंगेज खान अपने देश मंगोलिया क्यों नहीं लौट पाया? एक तो गर्मी पड़ गई, दूसरा प्राकृतिक आवास के कारण, और तीसरा अशुभ संकेत पड़ने लग गए थे, इस वजह से। ठीक है, यास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी अभी और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसी रही वीडियो तो कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, और किया कीजिए ना, कुछ भी लिख दो, मतलब अच्छा लिख दो, ठीक है ना। चलो डियर, अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो मैं अगली क्लास में वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।